Hello, Bacho. Welcome to Pragya Educations, and we will be talking about the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. And in this chapter, we will discuss the most important question related to the topic post fertilization structure and events. So, let's begin with the first question. In the first question, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि पेरिस्पर्म इज व्हाट इज पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म है क्या? आपको मालूम होगा जब जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में डिप्लॉयड टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस डिप्लॉयड टिश्यू का नाम है न्यूक्लियस। ओके, ओव्यूल जो है आपका सीड में बदल जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट यू ऑल्सो नो। ठीक है, ये ओव्यूल जो है, ये हमने बनाया है, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये ओव्यूल का है। ये किस में बदल जाएगा? ओव्यूल विल बिकम सीड। अब कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनमें ये न्यूक्लियस परसिस्टेंट होता है, तो ऐसे सीड को या फिर ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पेरिस्पर्म इज persistent nucleus in the seed. Alright, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following type of embryo sac is mostly found in angiosperm? कौन सा टाइप का एम्ब्रियो सैक आपका मिलता है एंजियोस्पर्म में? बाइस्पोरिक, पॉलीगोनम, टेट्रास्पोरिक टाइप, मोनोस्पोरिक, ओनाग्राइड टाइप, मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, देख लेते हैं बेटा होता क्या है। हमारा जो एम्ब्रियो सैक है या एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सैक मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। दिस फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें से ये हम कह रहे हैं न्यूक्लियस है, तो ये सब के सब न्यूक्लियस आपके डिप्लॉयड होंगे। Out of these nucleus, one become mature and called as megaspore mother cell. ये मेगास्पोर मदर सेल आपका म्यूसिस करके 4 मेगास्पोर बनाता है। These are all मेगास्पोर। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनाए, सबकी पोलैरिटी क्या होगी? हैप्लॉइड। अब ये मेगास्पोर्स क्या होंगे? इनमें से 3 जो होंगे आपके मेगास्पोर वो डिजेनरेट हो जाएंगे। अब जो एक बचा मेगास्पोर, ये मेगास्पोर कहलाएगा फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अब हमारे पास केवल एक मेगास्पोर बचा है, तो ये हो गया फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है? दिस फंक्शनल मेगास्पोर undergo 3 free nuclear mitotic division. 3 free nuclear mitotic division. अब फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? इमीडिएटली सेल वॉल नहीं बनती, पहले क्या बनेगा? न्यूक्लियस बनेंगे। तो पहले आपके न्यूक्लियस बनेंगे तो 3 बार अगर डिवाइड करेगा सेल न्यूक्लियस के टाइप में, यानी कि पहले में क्या बना? एक डिवीजन से 2 न्यूक्लियस बन गए, दूसरे डिवीजन से टोटल 4 न्यूक्लियस हो गए, और तीसरे डिवीजन से टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। तो हमें जब 3 डिवीजन हो जाते हैं तो हमारे पास 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो 8 न्यूक्लियस हैं ये आपके अरेंज हो जाएंगे अपने अपनी पोजीशन पे। 3 न्यूक्लियस आपके कैलेजल एंड पे चले जाते हैं, 3 न्यूक्लियस आपके माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं, और 2 आपके सेंट्रल सेल में रह जाते हैं, यानी कि सेंटर में रह जाते हैं। अब इनके नाम क्या है? अभी क्या होगा? इनके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ साइटोकाइनेसिस विल ऑकर, सेल वॉल फॉर्मेशन विल ऑकर। ये जो है, ये तीनों सेल आपके कहलाएंगे कैलेजल एंड वाले, दीज आर एंटीपोडल सेल। जो बॉटम में माइक्रोपाइलर एंड पे लेफ्ट एंड राइट में जो सेल हैं ये कहलाते हैं आपके सिनर्जिड्स। और जो सेंटर में सेल बचा इसको हम लोग बोलते हैं, जो इन दोनों के बीच में सेंटर में जो है इसको हम लोग बोलते हैं एग। सिनर्जिड्स के बीच वाला सेल एग सेल। ठीक है,
बीच में जो दो न्यूक्लियस बच गए इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियर। और जो ये एक सिंगल सेल है इसको बोलते हैं हम लोग लार्ज सेल, इट इज अ सेंट्रल सेल। तो काउंट करके अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सेल का टोटल नंबर होता है बच्चे 7, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड्स, एक एग और एक सेंट्रल सेल। तो हमारे पास 7 सेल और ऑलरेडी कितने न्यूक्लियस बन गए थे, 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। अब देखिए आप, ये एम्ब्रियो सैक आपका बना है फंक्शनल मेगास्पोर, एक सिंगल स्पोर से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका डेवलपमेंट कैसा है, सिंगल स्पोर से है, इसका डेवलपमेंट कैसा हो गया, मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक। और इसको देखा किसमें गया था, पॉलीगोनम प्लांट में, तो हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप है। और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म यही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, मोनोस्पोरिक एंड पॉलीगोनम टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, the primary endosperm nucleus in the polygonum type of embryo sac is। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक में है वो कैसा है। अभी हमने देखा था कि एम्ब्रियो सैक कैसा था, एम्ब्रियो सैक वाज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। अब मैं एंडोस्पर्म आपको समझा देता हूँ एंडोस्पर्म क्या होता है। देखिए यहां पर 3 आपने एंटीपोडल सेल बना दिए, 2 आपने सिनर्जिड्स बना दिए और बीच में सेंट्रल सेल बना दिया। यहां 2 हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन दे फ्यूज टुगेदर एंड बिकम सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाते हैं, पूरी उसकी पोलैरिटी हैप्लॉइड होती है, मगर जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, 2n। अब एंजियोस्पर्म में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बच्चे, one gamete will fuse with this egg and one gamete will fuse with this secondary nucleus। so 2n ये हो गया, और एक गैमीट मेल गैमीट आपका फ्यूज किसके साथ कर रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो मैंने उसका हैप्लॉइडी ले ली, तो 2n प्लस n यानी कि मेल गैमीट बन गया आपका 3n। ये जो 3n वाला स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, सो बाद में जाके ये क्या बनता है आपका एंडोस्पर्म। इसी का काम क्या होता है, ये नरिशमेंट देता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, तो यहां पर इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे ट्रिप्लॉइड। ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद द मेल गैमीट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, is known as triple fusion। अब अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक इज रिप्रेजेंटेड बाय, एम्ब्रियो सैक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो गैमीट बनाएगा वो आपका गैमीटोफाइट है। पॉलन ग्रेन गैमीट को फॉर्मेशन करता है तो वो मेल गैमीटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो वो आपका फीमेल गैमीटोफाइट है। पर ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारे पास, मेगा गैमीटोफाइट, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोगैमीट, मेगास्पोर। ये तीनों ऑप्शन तो गलत है क्योंकि गैमीटोफाइट है। एक पॉइंट तो आपको याद रखना है, मेगा हम वर्ड यूज कर सकते हैं फीमेल के लिए, तो वी कैन कॉल इट मेगा और फीमेल गैमीटोफाइट। सो एम्ब्रियो सैक कैन बी रिप्रेजेंटेड और नॉट कैन बी बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय mega gametophyte or female gametophyte। so we can go with the answer A। okay, next question, outer seed coat is known as। जो आउटर सीड कोट है, जब सीड बनता है तो उसके ऊपर कोट आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर के बारे में पूछ रहा है तो इसका मतलब इनर भी बनता होगा। आपको मैं ओव्यूल थोड़ा सा बना के समझाऊंगा। ये तो आपको पता ही है कि ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल बिकम सीड। अब इस ओव्यूल में क्या होता है, इंटीगुमेंट्स होते हैं। ये जो 2 हैं ये हमारे इंटीगुमेंट्स हैं। बाहर वाला इंटीगुमेंट का नाम है बेटा टेस्टा,
और अंदर वाले इंटीग्यूमेंट का नाम है टेगमेन। मैं इन दोनों को क्यों बताया, क्योंकि इन दोनों से ही क्या बनता है, सीड कोट बनता है। इन दोनों से सीड कोट बनेगा। तो बाहर वाले का कौन सा हो गया, टेस्टा हो गया, अंदर वाले सीड कोट कौन होगा, टेगमेन होगा। तो आंसर फटाफट लगा लेते हैं, आंसर हो गया हमारा टेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स पॉलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ। देखिए पॉलन जर्मिनेशन और ट्यूब ग्रोथ के लिए डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूं आपको, बोरोन की रिक्वायरमेंट होती है, इसको याद कर लीजिएगा। बोरोन इज एसेंशियल और रिक्वायर्ड फॉर द पॉलन जर्मिनेशन एज वेल एज ट्यूब ग्रोथ। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड में द फूड इज स्टोर्ड इन। देखिए दो तरीके के सीड होते हैं, एक होता है एल्बुमिनस सीड, एक होता है नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड वो होता है जिसमें आपका एंडोस्पर्म यूटिलाइज कंप्लीटली नहीं होता फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि वो एंडोस्पर्म आपका सीड के अंदर मिल जाएगा, आपका कॉटिलेडॉन उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करता। नॉन एल्बुमिनस सीड में क्या होता है कि एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, सो दैट फूड इज स्टोर्ड इन द कॉटिलेडॉन। अब जब कॉटिलेडॉन ने उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करा है, उस एम्ब्रियो ने उस एंडोस्पर्म को यूज ही नहीं करा, तो एल्बुमिनस सीड में क्या होगा, फूड आपको कहां मिलेगा, एंडोस्पर्म में मिलेगा। नॉन एल्बुमिनस होता तो कॉटिलेडॉन हो जाता, क्योंकि होता क्या है बच्चों, नॉन एल्बुमिनस सीड के कॉटिलेडॉन अगर आप देखेंगे तो वो थिक और फ्लैशी होते हैं। ऑलराइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां हमसे पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो मैक्सिमम ग्रोथ टेक प्लेस इन एपिगियल जर्मिनेशन। कौन से पार्ट में एम्ब्रियो के और मैक्सिमम ग्रोथ होती है अगर वो एपिगियल जर्मिनेशन कर रहा है। पहले तो बच्चों समझो एपिगियल जर्मिनेशन होता क्या है। दो तरीके के जर्मिनेशन है बेटा, एक है आपका एपिगियल और दूसरा है बच्चा हाइपोगियल। एपिगियल जर्मिनेशन वो जर्मिनेशन होता है जिसमें सीड, या फिर कह सकते हैं कि आपका कॉटिलेडॉन जो है वो कहां रह जाते हैं, जमीन के सॉरी वो कॉटिलेडॉन का बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एपी का मतलब होता है बेटा अबव, एपी मींस अबव, गियल मींस सॉइल, हाइपो मींस बिलो और गियल मींस सॉइल। अब होगा क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में है ये, कॉन्टेक्स्ट है इसका कॉटिलेडॉन। ठीक है, कॉटिलेडॉन अगर सॉइल के बाहर निकल के आए हैं जर्मिनेशन के वक्त, तो वो जर्मिनेशन कहलाता है आपका एपिगियल जर्मिनेशन। अगर कॉटिलेडॉन्स अगर जमीन में रह गए हैं तो वो जर्मिनेशन कहलाएगा हाइपोगियल। होता क्या है, सीड का स्ट्रक्चर देख के और आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने बनाया डाइकॉट सीड, बना लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। ठीक, ये वाला एरिया जो होता है ऊपर का, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूम्यूल, जहां से क्या निकलती है, शूट। नीचे का ही कहलाता है आपका रेडिकल, यहां से आपकी रूट निकलेंगी। ये हो गए हमारे कॉटिलेडॉन। अब प्लूम्यूल और कॉटिलेडॉन के बीच का हिस्सा कहलाता है एपिकोटाइल। रेडिकल और कॉटिलेडॉन के बीच का हिस्सा कहलाता है हाइपोकोटाइल। अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अभी क्या होगा, जब हाइपोकोटाइल ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो कॉटिलेडॉन अपने आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो अगर एपिगियल जर्मिनेशन में कॉटिलेडॉन बाहर आ रहा है तो मैक्सिमम ग्रोथ किसकी हो रही है, हाइपोकोटाइल, क्योंकि नीचे से ग्रो करना शुरू करेगा तो कॉटिलेडॉन बाहर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा है कि इन विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो मैक्सिमम ग्रोथ टेक प्लेस इन एपिगियल जर्मिनेशन। एपिगियल जर्मिनेशन में आपकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है हाइपोकोटाइल की। अगर यही इन्होंने हाइपोगियल जर्मिनेशन में पूछा होता तो कॉटिलेडॉन अंदर रह गए थे, आपका एपिकोटाइल बाहर आ जाता है और कॉटिलेडॉन वहीं रह जाते हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे एपिकोटाइल। मगर हमसे पूछा किसके लिए गया, एपी के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question he is asking, aileron layer in maize grain especially rich in. एल्यूरोन एक प्रोटीन ग्रेन्यूल्स का नाम होता है, तो एल्यूरोन प्रोटीन से रिलेटेड होता है, तो हमेशा याद रखो एल्यूरोन लेयर विल बी रिच इन प्रोटीन और इसकी पोलारिटी होती है बेटा 3n। इसको भी याद कर लेना, इसकी पोलारिटी कितनी होती है 3n। ऑलराइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ग्रीन कोकोनट? वो जो लिक्विड हम लोग पीते हैं ग्रीन कोकोनट का, वो क्या है, क्या चीज हम लोग पी रहे हैं? एंडोस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट, न्यूक्लियस, एम्ब्रियो? नहीं, हम लोग क्या पीते हैं बच्चे? हम लोग पीते हैं एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि लिक्विड पार्ट बनाता है, ठीक है, ऑफ द कोकोनट। रिमेंबर इट, लिक्विड पार्ट ऑफ द ग्रीन कोकोनट इज द एंडोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट सवाल हमसे पूछ लिया कि एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिस, जो एंडोस्पर्म होते हैं एंजियोस्पर्म के, वो कैसे होते हैं? देखो बच्चों, प्राइमरी अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि होगा क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस विल फ्यूज विद द मेल गैमेट, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस विल डेवलप इनटू द बाय द माइटोटिक डिवीजन इनटू द एंडोस्पर्म। द पोलैरिटी विल बी 2n + n, हो जाएगा आंसर आपका 3n। okay, the answer will be 3n, simple है। okay, so बच्चों, there are not lot of questions from this topic, but we will be discussing a lot of question from next topic which is very important, that is formation of seed, formation of fruit, and asexual reproduction in the plants also। okay, not the vegetative but the another one, okay, like the amphimixis and polyembryony, adventitive embryony, so apospory, apogamy, so these are the things we are going to discuss in the next lecture। so if you like the lecture, please like and subscribe, and if you want to solve these kind of question, you can click on the link given below, that will get you the app, that is Abhyas app, and if you want to have a session with us, you can also click on the link given below। Till then, bye bye, take care।